नमस्कार। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं तेजपाल नेगी और आज से मैं CNE टीवी पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं हिंदी की कहानियों का अपना एक विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी। हम इसमें शामिल करेंगे आपके हाथों से लिखी ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर हमारे श्रोता अंदर तक हिल जाएं। आप अपनी 5 से 10 मिनट तक कही जा सकने वाली कहानी हमारे ईमेल पते पर भेजें। और हाँ, याद रखें कि यदि आपकी कहानी हमें पसंद नहीं आई तो हम उसे इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं बना सकेंगे, वरना आप हमें क्षमा करेंगे और इससे भी अच्छी कहानी हमें अगली बार लिख कर भेजेंगे। अपनी लिखी कहानी सुनाने के लिए कृपया हमें फ़ोन ना करें। अच्छी कहानी हम स्वयं ही अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं सुनो कहानी की पहली कथा, जिसे लिखा है लखनऊ के विप्लव वर्मा ने, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 2000 में त्रैमासिक पत्रिका कत्यूरी मानसरोवर के नव वर्षांक में किया गया था। संपादक थे स्वर्गीय बलवंत मनराल। इस कहानी का नाम है अवांछित। माँ को यहाँ रखने में काफ़ी दिक्कतें हैं। एक तो गर्मी बहुत पड़ती है जो उसे सहन नहीं होती, दूर दूर तक पेड़ पौधे नहीं दिखते, भाषा की समस्या, कॉलोनी का वातावरण, तिमंजिले पर यहाँ मकान है, सांस फूलती है, उनका पहाड़ी गंवारूपन, कुमाऊनी लहजा, यहाँ भाट, गहत, मंडुए का आटा, खीरे की बड़ी या गडेरी, लाई का साग आदि उनकी पसंद की पहाड़ी खाने की चीज़ें भी नहीं मिलती। आड़ू, बेड़ू, खुमानी, काफल, दाड़िम, पुलम यहाँ कहाँ से लाएं? नींबू सान के दही में भांग डालकर यहाँ चटकारे से खाने को कहाँ मिलेगा? लखनऊ आते ही पहाड़ की याद आने लगती है, नाराई लग जाती है। आलू का रायता, खुसियानी, सिसुना याद आने लगते हैं। दोनों छोटे बेटों की, उनके बच्चों की याद आने लगती है। एक अल्मोड़ा में है सबसे छोटा दिनुआ, दूसरा नैनीताल में है रजुआ। लड़की भी शायद नैनीताल में ही सेटल्ड है। बाबू का स्वर्गवास भी अल्मोड़ा में ही हुआ था, उनकी आत्मा भी बुलाती होगी। लेकिन सबसे मुख्य कारण है उनका अपनी बहू सरोज से 36 का आंकड़ा। बड़ी बहू से हर समय तू तू मैं होती रहती है। पोता भी कठोर शब्द बोल देता है। एकदम रोना धोना, आंसू, शिकवे, शिकायत शुरू हो जाते हैं। सांस का दौर, मूर्छा या ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती है। डॉक्टर बुलाओ, समझाओ, बुझाओ। पानीपत के मैदान में चीन की दीवार लगने लगती है। दूसरा मुख्य कारण, आजकल महंगाई के ज़माने में अपने ही खर्चे इतने अधिक हैं कि मकान का किराया, बच्चों की फीस, पेट्रोल का खर्च, दूध, सब्जी, कपड़े, फ़ोन आदि का खर्च बढ़ गया है। माँ का खर्च ही उठाना कठिन है। अलग से उनके रहने की व्यवस्था, उनका पूजा का स्थान आदि कई बवाल और सामने आ जाते हैं। वे सुबह जल्दी उठ जाती हैं, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। टीवी में भी उन्हें आपत्ति है, भक्ति के चैनल तो देख लेती हैं, बाकी हर बात की आलोचना, टोका टोकी। फ़ोन इतना करेंगी कि बिल भरते भरते मर जाओ। कई बार समझाया, STD है, ज़्यादा पैसा लगता है, फिर भी मिला लेती हैं। छोटे बेटे दिनेश को या मंझले राजेश को यहाँ के मौसम के हाल से लेकर रिश्ते, अड़ोसी पड़ोसियों के बारे में पूछा गछ। इस बात से तो बड़ा बेटा रमेश भी खींच उठता था, झड़क देता था। इजा तू समझनी कि लेनी, हर वक्त फ़ोन की तू डबल पढ़नी। उन लोगों को चिंता होगी तो खुद ही कर लेंगे फ़ोन। लेकिन माँ इस बात से गुस्सा हो जाती थी, जिनको अपना पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, आज उन पर भी मैं भारी हो रही हूँ। रमेश ने कई बार छोटे भाई राजेश और दिनेश को कहा कि कुछ दिन तुम रखो माँ को अपने पास, कुछ खर्च मुझसे ले लो, अब बुढ़ापा है उसका, कभी कुछ हो गया तो सारे इलाज का खर्चा जिम्मेदारी मुझ पे पड़ जाएगी। मर गई तो सब कहेंगे ठीक से रखा नहीं था। अंत्येष्टि, संस्कार, 10वां 13वीं सब करना पड़ा, तो कहाँ से आएगा इतना पैसा? मंझला भाई राजेश तो एकदम भड़क जाता था।
कहता है तुम्हारी इतनी ज़्यादा सैलरी है, इतनी बड़ी पोस्ट है, तुम नहीं रख पा रहे हो तो मैं रखूँगा माँ को। मैं तो छोटी नौकरी में कम तनख्वाह पाता हूँ, मैं कैसे रख पाऊँगा। पैसा थोड़ा बहुत लेना है तो ले लो, माँ को या तो गांव भेज दो या फिर अल्मोड़ा दिनेश के पास। यह जानते हुए भी कि गांव में टूटे फूटे मकान के अलावा कुछ नहीं है, बिजली पानी नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, फिर भी वहाँ भेजने की बात पता नहीं किस तरह से कर लेता है। उसकी पत्नी तो और भी टेढ़ी है। वह कहती है मैं दिन भर नौकरी करती हूँ, इस बुढ़िया की देखरेख नहीं कर सकती, कुछ काम इसे बता दो तो कहती है नौकरानी समझते हैं। खाती भी 4-4 बार है, कपड़े धोने बैठेगी तो साबुन पूरा का पूरा घिस देगी, बर्तन धोएगी तो एक आध कप गिलास जरूर तोड़ेगी। अपनी बला मुझ पर मत डालो, मैं उसके इशारे पर धोती साड़ी नहीं पहन सकती, जीन्स पहनती हूँ तो टोकती है। पुराने जमाने की गंवार है, सोसाइटी में शर्म आती है बताते हुए कि यह अनपढ़ जाहिल मेरी सास है। वहाँ तो दोनों बिल्कुल हाथ उठा लेते हैं, बच्चे भी खास लगाव नहीं रखते दादी से। छोटी बहू मुलायम स्वभाव की है तो आखिरकार अल्मोड़े में ही रखने का फैसला करना पड़ा। खूब खाओ सिंगोड़ी, खूब लगाओ हरेला, काले कौवा नंदा देवी का कौतिक देखो, परूली रघुली की बातें करो, चितई गोलजू देवता के माथा टेको, लेकिन लखनऊ सूते जाओ, अब मत बैठना रेलगाड़ी में। अभी बीमारी की खबर आई, बड़ा वाला नया धोती कुर्ता बनवा कर गया कि अंत्येष्टि में शामिल होना पड़ा तो सफ़ेद धोती कुर्ता कहाँ ढूंढता फिरूंगा। लेकिन माँ इस बार नहीं मरी, ठीक हो गई। कितनी जान होती है इन बूढ़ों में, एक पसली के हो जाएंगे, आह आह करके सांस लेते रहेंगे, खांसते खांसते रहेंगे, जोड़ों में दर्द से कराहते रहेंगे, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे अभी। जैसे 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी देखने को रुके हैं। बड़े की पत्नी इसी बात को लेकर खींच रही थी कि 2 बार जा चुके हैं, धोती कुर्ता लोटा जनेऊ खड़ाऊँ पूरी तैयारी, तमाम किराया आने जाने का फूक चुके हैं, छुट्टी बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन वह अभी नहीं मर रही है। फिर अस्पताल से लौट कर आ जाती है। जाने कब तक सीने पर दाल दलेगी, ना जाने ईजा कब मरेगी।